कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने कांग्रेस को यह झटका बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर दिया है। इस दौरान अनिल एंटनी ने कहा कि भारतीय युवा होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं प्रधानमंत्री के राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहता हूँ। बताते चले कि इससे पहले कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जबकि गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे नेता भी कांग्रेस से दूरी बना चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस को आने वाले समय में क्या स्थिरता मिल पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित तौर पर आरोपी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज सत्येंद्र जैन मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यहां तक की टिप्पणी कर दी कि आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति है, अगर वो बाहर आता है तो इस जांच को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस स्टेज पर आरोपी को जमानत नहीं दे सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें सह आरोपी जो बनाए गए हैं, अंकुश जैन की बात करें या वैभव जैन की बात करें, दोनों की जमानत याचिका को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले निचली अदालत ने भी इनकी जमानत याचिका को खारिज किया था। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन करीब 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया वो जेल में बंद है। इस दौरान सत्येंद्र जैन की कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में ये नजर आ रहा है कि वो जेल में मसाज कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि अगली सुनवाई जब हाईकोर्ट में होती है तो क्या कुछ टिप्पणी की जाती है हाईकोर्ट की ओर से खास तौर पे, और क्या कुछ दलीलें सत्येंद्र जैन की ओर से दी जाती है। क्योंकि सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज हुई है, इससे पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की भी जमानत याचिका खारिज हुई थी। तो दोनों ही नेताओं की मुश्किलें कम होने का फिलहाल नाम नहीं ले रही है। हालांकि अब अगली सुनवाई में देखना होगा कि सत्येंद्र जैन वाले मामले में क्या सत्येंद्र जैन को राहत मिलती है या नहीं मिलती है। मनी लॉन्ड्रिंग देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव के साथ ही अब 2024 के लोकसभा चुनाव का भी डंका बज चुका है। उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र की सत्ता तक सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्शन और इलेक्शन के मूड में आ गई है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और देश के गृह मंत्री अमित शाह के यूपी के दौरे ये बता रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन मूड में है। हालांकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि सरकार के साथ समन्वय बिठाकर वो योजनाएं जिनका वायदा किया गया था या जो फिर क्षेत्र की जरूरत है उनको पूरा किया जाए, ताकि विपक्ष को चुनाव प्रचार के दौरान मुद्दा विहीन कर दिया जाए। यही एक वजह है कि जब गृह मंत्री अमित शाह कल आजमगढ़ पहुंचेंगे, उस दौरान 4500 करोड़ से ज्यादा की 117 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। आजमगढ़ कई मायनों में अहम है, चूंकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र भी रहा है, समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है और 2022 के चुनाव में एक बड़ी परफॉर्मेंस पूर्वांचल से समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन ने की थी। दूसरा जिला है कौशाम्बी, जहां से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव नहीं जीत सके थे और समाजवादी पार्टी की समर्थित प्रत्याशी ने चुनाव जीता था और सीधे तौर पर वहां पर भी 600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जिस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई मंत्री और सांसद विधायक भी मौजूद रहेंगे। सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि मुद्दों को खत्म किया जाए, ताकि जब चुनाव में जाए तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ना हो। खास तौर पर वो मुद्दे जिनको 2022 या पहले के इलेक्शंस में समाजवादी पार्टी और दूसरे दल उठाते रहे हैं। इसका कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही है कि 2014 और 2019 जैसी परफॉर्मेंस 2024 में दी जाए। देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नगरीय निदेशालय पहुंचे और लगभग 8731 करोड़ की बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है। यानी कि इन बड़ी परियोजनाओं से सफाई कर्मचारियों को कितना लाभ मिलेगा या उत्तर प्रदेश की जनता को कितना लाभ मिलने वाला है, इस पर मंच साझा करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आज सफाई कर्मचारी सुबह 5 बजे से 8 बजे तक पूरे लखनऊ को साफ करते हैं। यानी कि विदेश से भी अगर कोई लोग आते हैं तो साफ तौर पे यही देखते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना स्वच्छ है। हमें इन तारीफ को गढ़ माना गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश के बाहरी भी लोग आते हैं तो वो भी तारीफ करते हुए नहीं चूकते हैं।
ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सफाई कर्मचारियों के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा, यानी कि वो राज्य स्तर पर एक बोर्ड बनाया जाएगा जिससे कि उनके मानदेय में जो कटौती हो रही है या मानदेय कम मिल रहा है उसको भरपूर लाभ उन सफाई कर्मचारियों को मिल सके। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन सफाई कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। एक बोर्ड का गठन करेंगे, उस गठन के अंतर्गत मानदेय पाने वाले उन सफाई कर्मचारियों का कोई शोषण न कर सके, उसके लिए ये गठन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लगातार बढ़ रहे कोविड के मामलों को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बाराबंकी पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान डिप्टी सीएम ने कोविड वार्डों का हाल जाना। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समीक्षा बैठक के दौरान सरकार के द्वारा चलाई जा रही विकासकारी व जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान डिप्टी सीएम के साथ जनपद के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कोविड को लेकर अभी पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। हालांकि सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वह अलर्ट रहें और जनपद में यदि कोविड का कोई मरीज है तो उसे घर पर ही क्वारंटाइन किया गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से कोविड को लेकर मुस्तैद बना हुआ है। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि समीक्षा बैठक की गई विकास कार्यों को लेकर, जिसमें सभी विभागों के द्वारा धरातल पर काम किया गया है और बाराबंकी जनपद को यदि किसी चीज की आवश्यकता होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार मुहैया करवाएगी। अब भारत में आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाना होगा जरूरी। देश में सभी लोगों को अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से अगर 30 जून तक लिंक नहीं करवाया तो 30 जून के बाद 1000 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें, आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करवाना इतना जरूरी हो गया है कि अगर लिंक नहीं करवाया तो जुर्माने के साथ उनको कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलना बंद हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर से अवैध रूप से फीस वसूलने की तस्वीरें अलग अलग स्कूलों से सामने आती रहती हैं। वहीं आज ताज़ा मामला सामने आया है रेयान इंटरनेशनल स्कूल, जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थित है, जहां पर बच्चों की फीस जमा नहीं करने पर नन्हे मुन्ने परिंदों को स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता है। आपको बता दें कि वो छोटे बच्चे प्राइमरी सेक्शन में ज़्यादा पढ़ने वाले हैं और एक हफ्ते तक बच्चों को स्टोर रूम में बंद करके रखा गया। वहीं माता पिता को जब ये बात पता चली तो माता पिता और नन्हे मुन्ने परिंदे अपने हाथों में तख्तियां लेकर गौतम बुद्ध कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने डीएम से कार्रवाई की गुहार लगाई है कि उन बच्चों को स्टोर रूम में बंद करके रखा गया। अगर मान लीजिए कोई हादसा हो जाता तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता। अब देखिए, मामला प्रशासन के संज्ञान में आ चुका है। अब देखना होगा कि स्कूल प्रशासन पर क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आती है, क्योंकि लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है और अब जो तस्वीर सामने आई है ये बेहद ही दर्दनाक है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता हुआ उत्तर प्रदेश में गेट निर्माण के कारण दिल्ली यमुनोत्री हाईवे 1 माह के लिए बंद रहेगा। इससे यात्रियों को बड़ी असुविधा होगी। करीब 45 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करके ही कुल्हाल बॉर्डर या विकासनगर मार्ग पर उत्तर प्रदेश से आने वाले लोग जा सकेंगे। प्रशासन का कहना है कि करीब 1 माह की समस्या के बाद लोगों को निजात मिलेगी। गेट निर्माण के कारण यह परेशानी सामने आई है। बिल्डर के मालिक फहद याजदानी और कंपनी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। जिस तरीके से अलाया अपार्टमेंट पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण से की गई थी, साफ तौर पे कहा गया था कि नजूल की जमीन पर अलाया अपार्टमेंट को बनाकर तैयार किया गया था, जिसमें कई लोगों ने अपने सपनों का आशियाना खरीदा था। जिसके बाद ठगी का मुकदमा फहद याजदानी और उनकी पत्नी पर दर्ज हुआ था। वो मामले अभी तक शांत नहीं हुए थे कि एक बार और एक नया केस फहद याजदानी और उनकी पत्नी और अफजाल पर दर्ज किया गया है। हजरतगंज थाने में ये केस दर्ज किया गया, जहां पर आरोप लगाए गए हैं कि अलाया हेरिटेज अपार्टमेंट में फ्लैट के नाम पर लाखों की ठगी की गई है। अलाया हेरिटेज अपार्टमेंट की बात करें तो कुछ दिन पहले ही अलाया हेरिटेज अपार्टमेंट ताश की पत्तों की तरह धराशायी हो गया था, जिसके बाद तमाम जो परिवार थे वो बेघर हो गए थे। कहीं ना कहीं 36 घंटों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। यूपी पुलिस, अग्निशमन विभाग और साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने 36 घंटों तक उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। अब एक बार फिर से फहद याजदानी और उनके करीबियों पर मुकदमा दर्ज किया गया और जल्द ही बड़ी कार्रवाई हजरतगंज पुलिस कर सकती है। बिल्डर के
घूस मांगने के आरोप में फंसे आईपीएस अनिरुद्ध सिंह मेरठ से उनका ट्रांसफर लखनऊ सीबीसीआईडी में किया गया है। लगातार देखा जाए तो बीते दिन एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अनिरुद्ध सिंह 20 लाख रुपए की मांग करते हुए नजर आए थे, लेकिन फिलहाल की बात की जाए शासन ने कार्रवाई करते हुए मेरठ से एसपी ग्रामीण को लखनऊ सीबीसीआईडी में ट्रांसफर किया है। आज ही जारी हुई आईसीसी की वनडे रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा रहा। बता दें, बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग में टॉप 10 में भारत के 3 बल्लेबाज हैं। नंबर 4 पर और भारत की ओर से सबसे ऊपर है शुभमन गिल और उनके बाद 6ठे नंबर पर विराट कोहली है और 8वें नंबर पर ही कप्तान रोहित शर्मा है। इस साल के अंत में भारत में वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है। ऐसे में वनडे रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का ये दबदबा भारत की ओर एक अच्छा इशारा करता है कि भारतीय बल्लेबाज इस बड़ी चुनौती के लिए और विश्व चैंपियन बनने के लिए फिर से तैयार हैं और साल के अंत वाले वर्ल्ड कप में अपना एड़ी चोटी तक का जोर लगा करके टीम को ट्रॉफी दिला सकते हैं। आज हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर एक बार फिर से आदिपुरुष के मेकर्स ने एक बार फिर से नया पोस्टर जारी किया है। जी हां, इस पोस्टर को जारी करते हुए फैंस को बधाई भी दी है और आपको बता दें कि लोगों ने जब ये पोस्टर देखा है तो फैंस का एक ही कहना है कि पहले के कंपैरिजन में ये पोस्टर जो है वो काफ़ी अच्छा है। आपको बता दें कि सबसे पहला पोस्टर जो रिलीज़ हुआ था वो रामनवमी के मौके पर किया गया था, जिसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था। लेकिन अब जो पोस्टर रिलीज़ किया गया है वो काफ़ी फैंस लोगों का कहना है कि काफ़ी बेहतरीन है और ऐसे ही पोस्टर्स जो है रिलीज़ किए जाने चाहिए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये जो पोस्टर जो आप देख रहे हैं, इस पोस्टर में आप देखेंगे कि देवदत्त नागे जो हैं वो हनुमान जी के गेटअप में नज़र आ रहे हैं और वहीं आप पीछे बैकग्राउंड में देखेंगे तो उसमें प्रभास जो है वो भी नज़र आएंगे। तो इस बार जो पोस्टर जारी किया गया इसकी काफ़ी लोग तारीफ कर रहे हैं और लोग इसे पहले के कंपैरिजन में बेहतर बता रहे हैं। आपको बता दें कि आदिपुरुष जो है वो 16 तारीख को रिलीज होने वाली है सिनेमाघरों में। बात बात पे भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान अब दाने दाने के लिए मोहताज है। हालात ये हो गई कि कंगाल पाकिस्तान की आवाम अब 2 जून की रोटी के लिए भी तरस रही है और लोग आटे के लिए मरने मारने पर उतारू हैं। दरअसल पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। यहाँ तक कि आटे के दाम 200 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जबकि फल फ्रूट और सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों ने भी लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और हालात ये हैं कि पाकिस्तान में दिन ब दिन हालात बेकार हो रहे हैं और लोग जो हैं वो अपनी जो सरकार है उसको कोस रहे हैं, क्योंकि सरकार की नाकामी ही लोगों को इस मुश्किल वक्त में धकेल चुकी है और पाकिस्तान के हालात दिनों दिन कंगाल होते जा रहे हैं। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के मामले में एक और नया आयाम आया, एक नया मोड़ आया है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी समर सिंह और उसका भाई संजय सिंह विदेश भाग सकता है। पुलिस के का तर्क है कि पिछले 10 दिनों में 4 राज्यों के 50 ठिकानों पर छापा मारा गया, लेकिन पुलिस की हाथ खाली है या ये कहा जाए कि ये दोनों आरोपी अभी पुलिस के गिरफ्त से दूर हैं। समझा जा सकता है कि पुलिस ने एहतियातन लुकआउट नोटिस जारी किया है। लुकआउट नोटिस की यदि बात करें तो लुकआउट नोटिस का साफ साफ मतलब ये होता है कि पुलिस को आशंका है कि वो विदेश न भाग सके, विदेश न भागे। लिहाजा चाहे वो एयरपोर्ट हो या फिर जलमार्ग हो, इन मार्गों पर न केवल रोक लगाई जाएगी बल्कि सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही साथ उनके तस्वीरों पे भी चस्पा करके उस पर विशेष नज़र रखी जाएगी। दूसरी ओर यदि बात करें तो पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से उन पे 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित करने का प्रयास कर रहा है, जिसे अपने बड़े अधिकारियों या ये कहा जाए कि वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ प्रेषित भी कर दिया है। अब देखने की बात ये होगी कि लुकआउट नोटिस और इनामी होने के बाद क्या पुलिस के हाथों में समर सिंह और संजय सिंह आते हैं या फिर अभी भी 10 दिनों के बाद भी पुलिस के हाथ जैसे खाली हैं वैसे आगे भी खाली। आवारा जानवरों की देख रेख के लिए बनाए गए गौशाला सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। सरकार की मंशा है कि ऐसे आवारा जानवर जो सड़कों पर घूम रहे हैं, लोगों की चुकाई कर रहे हैं, उनको गौशाला में रखकर उनकी देख रेख की जाए, लेकिन उसके उल्टा ही कांति में देखने को मिल रहा है। एक ऐसा ही मामला बिल्लौर क्षेत्र में देखने को मिला, जहाँ पर नाराज किसानों ने आवारा जानवरों को पकड़ा और उन्हें एसीपी बिल्लौर के ऑफिस ले गए और वहाँ कार्यालय में जानवरों को बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि ये आवारा जानवर लोगों को चुटाई कर ही रहे हैं, साथ ही खेतों पर जाकर फसल नष्ट कर रहे हैं। इसकी कई बार शिकायत गौशाला के कमेटी सदस्यों से करी गई, यहाँ पे बिल्लौर पुलिस में भी शिकायत की गई, तहसील में शिकायत की गई, लेकिन किसी भी तरह का कोई निस्तारा न होने पर नाराज किसानों ने आवारा जानवरों को एसीपी बिल्लौर के कार्यालय में आज सुबह
कटनिया घाट संरक्षित वन्यजीव प्रभाग से सटे चहलवा गांव के मंगलपुरवा में उस समय हड़कंप मच गया जब जंगल से निकलकर तेंदुआ गांव में पहुंच गया और उसने ताबड़तोड़ 7 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। ग्रामीणों को घायल करने के बाद तेंदुआ एक घर में घुस गया। वन विभाग को घटना की सूचना दिए जाने के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर उस घर को घेर लिया और उस घर को चारों ओर से जाल से सुरक्षित कर दिया गया। इसके बाद वनाधिकारी आकाशदीप बधावन ने वन विभाग की 4 टीमें तेंदुए के रेस्क्यू करने के लिए लगाई और उन टीमों ने 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया है। उसे रेंज कार्यालय लाया गया है जहां पर उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा और मेडिकल परीक्षण कराए जाने के बाद आला अधिकारियों के निर्देश के बाद निर्धारित जंगल में निर्धारित स्थान पर उस तेंदुए को छोड़ा जाएगा। फिलहाल उन इलाकों में जिस इलाके से तेंदुआ पकड़ा गया है उन इलाकों के ग्रामीणों ने तेंदुए के पकड़े जाने के बाद राहत की सांस ली है। देखना यह है कि ये राहत कब तक कायम रहती है। गाजीपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। रेवतीपुर थाना नक्सर के पास 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार के दौरान उनके साथ हीरोइन भी बरामद किया गया जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। ज्ञानंद नाथ प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि ये हीरोइन बिहार ले जा रहे थे जो इनकी कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। उनके साथ एक 4 व्हीलर गाड़ी भी बरामद किया गया जिसके अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की। झांसी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बंदूकों और तमंचों के साथ अंतर्राज्यीय असलाह तस्करों को पकड़ा है। आपको बताते चले कि नगर निगम और पालिका चुनाव के चलते जिले में पुलिस कप्तान राजेश एस के सख्त निर्देश के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है, जिसमें पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहनों की जाँच अभियान चलाया जा रहा था। वहीं जाँच अभियान के दौरान सीपरी बाजार पुलिस के हत्थे 4 असलाह तस्कर चढ़ गए जिनके पास से 2 फैक्ट्री मेड बंदूकें 2 तमंचे बरामद हुए हैं। तस्करों ने बताया है कि वह हिमाचल प्रदेश व बिहार से असलाह लाकर झांसी में सप्लाई करते थे। पकड़े गए युवक सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के शिमला के निवासी हैं। वहीं असलाह तस्करों से पुलिस उनके द्वारा बेचे गए असलाह खरीदारों के भी बारे में गहनता से पूछताछ कर रही है। झांसी में आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में आज महिला डॉक्टर के घर चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दे दिया। आपको बता दें कि थाना ताजगंज में आज एक बड़ी चोरी हुई है। पीड़ित का आरोप है कि लाखों रुपए की चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। पीड़ित ने इस पूरे मामले को लेकर थाना ताजगंज में उस घटना के बारे में पूरी लिखित में शिकायत की है। हालांकि थाना ताजगंज पुलिस उस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अब देखने वाली बात यह है पूरे मामले में थाना ताजगंज पुलिस कब तक इस पूरी चोरी की घटना का खुलासा करने में सफल होगी। पहले बारिश और ओले की मार और अब गेहूं के खेत में लगी आग तो किसानों में मचा हाहाकार। कितना मुआवजा देगी सरकार, ये सवाल खड़ा होता है जनपद पीलीभीत में। आपको बता दें जनपद पीलीभीत के कलीनगर क्षेत्र के गांव भूपतपुर में विद्युत विभाग की जो लाइन पड़ी हुई है, विद्युत लाइन आपस में टकराने से चिंगारी निकली और खेत में जा गिरी। जैसे ही खेत में चिंगारी पहुंची कि उसने तेज हवा के साथ विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे 120 बीघा से अधिक गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। जैसे ही सूचना आसपास के क्षेत्र में ग्रामीणों को हुई, आनन फानन में तमाम तरह से आग बुझाने की कवायद शुरू कर दी। लेकिन जब तक आग बुझाई जाती तब तक 120 बीघा से अधिक गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई थी। अब वहीं देखना है कि एक तरफ कई तरह से किसानों का नुकसान हुआ, बारिश से नुकसान हुआ, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ और अब ये आग लग जाने से इतना बड़ा नुकसान हुआ। सरकार कितना मुआवजा देगी, कैसे किसानों की जो कमर टूट गई है उसमें कैसे अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास करेगी, ये देखने वाली बात होगी। विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही से एक किसान की 8 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जी हाँ, ये पूरा मामला खीरो थाना क्षेत्र के निहस्ता गांव का बताया जा रहा है, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही से शॉर्ट सर्किट हुआ और गेहूं की खड़ी फसल
जो काटने लायक थी और कल ही शायद उसको कटना भी था, उस पर आग लग गई और आग लग जाने के कारण 8 बीघा फसल जलकर राख हो गई। ये फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद भी घंटों के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है और वहां पर भी फायर ब्रिगेड की बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। जो उनमें टोटी लगी होती है वो टोटी टूट जाने के कारण आग पर पानी नहीं डाला जा सका। फिर भी ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी थी। जहां एक बार किसानों की बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से कमर टूट चुकी है, वहीं आए दिन विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जहां इस किसान की 8 बीघा फसल जलकर राख हो गई है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जिला अधिकारी कल इन फसलों को देखने गई थी और उस पर जांच करने गई थी। फिलहाल अब जिला अधिकारी इस पर कितना गंभीर होती हैं, क्या इस किसान को मुआवजा मिल पाता है।